Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम discuss कर रहे थे the chapter of the book Moments that is titled as In the Kingdom of Fools which is written by A.K. Ramanujan. तो हम already इसका line by line explanation देख चुके हैं in the previous two videos where we have seen the complete story of this chapter. तो बहुत ही interesting सा amusing सा chapter है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसे शहर की एक ऐसे kingdom की जहाँ के राजा मिनिस्टर्स उनके जितने भी लोग काम करते हैं इन द किंगडम दे ऑल आर फूल्स बिकॉज जब एक इंसिडेंट होता है कि जो थीफ है ही वॉज डेड व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू स्नीक इन द हाउस और जब वो अपनी लूट को यानी जो भी चीजें स्टील की थी उसने उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है तो वॉल ऑफ द हाउस ब्रोक और उसके ऊपर कोलैप्स होकर गिर जाती है एंड द थीफ लॉस्ट हिज लाइफ. तो जब थीफ के ब्रदर जो है वो किंगडम में पहुंचते हैं बिकॉज देखो वहां के सारे लोगों को पता है कि हमारे यहाँ के किंग जो है वो एक बेवकूफ इंसान एक फूल है तो हम कुछ भी बोलेंगे सो ही वुड अग्री टू इट. तो वो बहुत ही स्मार्टली जाते हैं और बोलते हैं भाई मुझे कंपनसेशन चाहिए मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई है आफ्टर द वॉल कोलैप्स्ड ऑन हिम. तो वो बोलते हैं कि इस मर्चेंट की गलती है जिसका घर है सो यू शुड काइंड ऑफ पनिश हिम एंड गेट द कंपनसेशन फॉर आवर फैमिली. एंड किंग बीइंग अ फूल क्योंकि उसमें इतनी अक्ल नहीं है मिनिस्टर में भी अक्ल नहीं है दे बोथ आर लाइक दे लैक द कंप्लीट सेंस ऑफ इंटेलिजेंस. तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो और इस तरीके से आगे की स्टोरी रन करती है कि हर कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है आर्ग्यूमेंट प्लेस करता है और किंग हर किसी से अग्री कर जाते हैं. फाइनली जब इनको लगता है कि नहीं भाई जो रिच मर्चेंट है वही एक फाइनल कल्प्रिट है तो मिनिस्टर बीइंग अनदर फूल वो क्या बोलते हैं भाई जो स्टेक है उसके लिए ये पर्सन बहुत थिन है हमें एक फैट पर्सन चाहिए. तो नाउ दे आर ऑफ द ओपिनियन कि फैट होना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं. एंड एज वी नो कि इस पूरे शहर में गुरु और डिसाइपल एक बार आते हैं गुरु इज ऑफ द व्यू कि किंगडम फूल्स का है तो हमें चले जाना चाहिए बट डिसाइपल इज वेरी हैप्पी क्योंकि उनको वहां पर हर एक चीज सेम पैसों की मिलती है दैट इज 1 डूडू वी कैन कंसिडर इट एज 1 रुपी. डूडू इज द करेंसी इन कन्नड़. तो यहाँ पर वो बात हो रही है कि हर एक चीज सेम कॉस्ट की है भाई सस्ती सी है तो डिसाइपल बहुत ज्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं अल्योर्ड बाय इट एंड ही इज लाइक मुझे यहीं रहना है. तो इस वजह से जब गुरु उनको समझाते हैं कि दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स तुम्हें नहीं पता आगे जाके ये क्या करेंगे ऐसा जिसकी वजह से तुम ट्रबल में आ सकते हो. बट डिसाइपल उस वक्त हर तरीके से सराउंडेड थे विद दिस टेम्पटेशन कि मुझे अच्छा खाना और चीप फूड मिल रहा है तो वहां पे रहते हैं. देन फाइनली क्या होता है एट द एंड डिसाइपल ही ट्रबल में आते हैं फिर वो अपने गुरु को याद करते हैं एंड गुरु वेरी स्मार्टली टैकल्स विद द सिचुएशन एंड एट द एंड हम देखते हैं कि गुरु और डिसाइपल ही क्या बनते हैं नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर. तो ओवरऑल ये स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस 2 वीडियोस बट क्यों ना हम वापस से पूरे चैप्टर को समराइज करें ताकि आपको एक और बार एक रिविजन मिल जाए एंड ऑल्सो यू गेट ऑल द पॉइंटर्स जो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद द टोटल समरी ऑफ दिस चैप्टर. So, In the Kingdom of Fools is a famous Kannada folk tale adapted from A.K. Ramanujan's folk tales from India. तो देखो A.K. Ramanujan जो है वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रह चुके हैं. तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही स्टोरीज लिखते थे. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी दैट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स वो क्या है A.K. रामानुजन का जो पूरा कलेक्शन है दैट इज फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया. इसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं डिफरेंट टेल्स हैं यानी कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं टू गिव देम अ मॉरल लेसन फॉर लाइफ. तो उसी में से एक स्टोरी कौन सी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. और हम जानते हैं ये टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है बिकॉज यहाँ हम बात ही ऐसे किंगडम की करते हैं जहाँ सारे लोग फूल्स हैं बेवकूफ हैं. क्लियर. तो ये चीज हम देखते हैं इस पूरी स्टोरी में. सो ओवरऑल सबसे पहले तो ये क्या है एक कन्नड़ फोक टेल है जिसे इंग्लिश में लेटर ट्रांसलेट किया गया. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट्स अम्यूजिंग स्टोरी. बहुत ही मजेदार कहानी है बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक वाली कहानी है. इट्स एन इंटरेस्टिंग टेल ऑफ अ किंगडम रन बाय अ फूलिश किंग एंड हिज फूलिश मिनिस्टर. और ये पूरा किंगडम कौन रन करता है एक फूलिश किंग और उनके साथ ही एक फूलिश मिनिस्टर जो हैं वो. सो ओवरऑल दिस इज समथिंग विच इज एन एपिटोम ऑफ फूलिशनेस जो कि हम यहाँ पर देखते हैं. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. देखो सबसे पहली चीज जो प्रूव करता है कि टाइटल बहुत ही ब्यूटिफुली अप्रोप्रिएटली गिवन है और वो ये चीज है कि यहाँ के किंग जो हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं. एक उनका थीम होता है वो क्या कि भाई हम बाकी किंगडम्स की तरह अपने किंगडम को रन नहीं करेंगे तो कुछ अलग करते हैं. अब कुछ अलग में भी वो क्या अलग करते हैं कि सब लोग दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं बट हमारे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. जैसे ही अंधेरा होगा सब काम करने लगेंगे सब अपनी शॉप्स खोलेंगे फील्ड का काम करेंगे कल्टीवेशन रात को करेंगे और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी निकलेगी यानी सुबह होगी सब सो जाएंगे.
तो ये एक कॉन्सेप्ट था भाई इनका, क्योंकि ये क्या थे भाई, फूल्स। तो इनके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है, एंड एवरीबडी हैज टू ओबे दैट। और अगर कोई इस डिसीजन के खिलाफ खड़ा होता है कि भाई ये तो बेवकूफ़ी हुई कि दिन को रात, रात को दिन बना के रहना है, तो ये चीज़ पे किसी को भी पनिशमेंट मिल सकती है। और पनिशमेंट क्या थी, दैट पर्सन हैज टू डाई। इसीलिए कोई भी इस चीज़ के खिलाफ स्टैंड नहीं लेता था। Now the king ordered the people of the kingdom to sleep all day long, यानी जब पूरा दिन है, रोशनी है, सबको सोना है, and perform their daily tasks during the night। और जो उनकी डेली रूटीन है, खाना बनाना, बाहर जाना, ग्रोसरी शॉपिंग करना, शॉप्स ओपन करना, फील्ड को कल्टीवेट करना, वो हर एक चीज रात को होगी, जैसे ही डार्क होगा, जैसे ही इवनिंग होगी। If someone would disobey the order, he would be punished with death। और अगर कोई ये कोशिश भी करता था कि भाई अब जो है वो इसके खिलाफ जाए, इस डिसीजन को ओबे ना करे, तो दैट पर्सन वुड बी पनिश्ड टू डेथ। तो इसीलिए ऑब्वियसली हर किसी को अपनी लाइफ बहुत प्यारी होती, कोई मरना नहीं चाहेगा इस छोटी सी चीज के लिए, तो सब वैसे ही फॉलो कर रहे थे इस ऑर्डर को, जैसे किंग और मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था। One day a guru and his disciple reached the kingdom। तो ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या होती है, कैसे गुरु और डिसाइपल आते हैं, कैसे एक सेंट और उनके जो शिष्य हैं, दैट इज डिसाइपल, वो इस किंगडम में एंटर होते हैं। उसके बाद हाउ द डिसाइपल डिसाइड्स टू लिव हेयर, एंड द नेक्स्ट पार्ट जहां पे पूरी कंप्लीटली स्टोरी रन करेगी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक दिन क्या होता है, गुरु और एक डिसाइपल जो है वो इस किंगडम में आते हैं, एंड दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर शॉक्ड, दे वर अमेज्ड, दे वर सरप्राइज्ड टू सी दैट people were sleeping during the day and worked during the night। तो ये चीज देख के ऑब्वियसली आप भी चौंक जाओगे, राइट? अगर हम ये डिसीजन ले लें कि भाई सारे काम जो हैं हम रात को ही करेंगे और दिन में पूरा टाइम सोएंगे, तो ये चीज जो है हमें सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है। तो अगर कोई ये देख रहा है कि पूरी जगह इसी तरीके से फॉलो हो रहा है रूल, तो ये क्या होगा, बहुत ही सरप्राइजिंग सा एलिमेंट होगा। सेम वे ये गुरु और डिसाइपल जो हैं, दे वर वेरी अमेज्ड, दे वर वेरी शॉक्ड, एंड दे वर सरप्राइज्ड टू सी दिस थिंग हैपनिंग इन द किंगडम। Now the food items in the kingdom costed the same one dudu। This was also shocking for the guru, but the disciple was very happy to get cheap and good food। So what happens, obviously ये लोग जब तक पूरा दिन रहता है, कोई बाहर है नहीं, इवन एक माउस भी नहीं था जो रोम कर रहा हो पूरी सिटी में, इवन द कैटल्स जो कि गाय, भेड़, बकरी, ये सब जो होते हैं, काउ, बुल, गोट, शीप, जो कैटल के पार्ट में आते हैं, तो इन लोगों ने, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने इन एनिमल्स को भी ट्रेन कर दिया था कि भाई तुमको दिन में सोना है, रात को यू हैव टू बी अवेक। तो ये चीज उन्होंने एनिमल्स को भी सिखा दी थी, इतना प्रॉपरली ये फॉलो कर रहे थे इस रूल को। तो गुरु और डिसाइपल वेट करते हैं भाई, वो रोम करते हैं, पूरी सिटी घूमते हैं, पूरा किंगडम देखते हैं कैसा है क्या है, और जैसे ही इवनिंग होती है, डार्क होती है, तो वो देखते हैं सारी शॉप्स वगैरह ओपन हो गई हैं। फाइनली ये लोग बहुत भूखे होते हैं, दे वर वेरी हंग्री, सो दे डिसाइडेड कि जाते हैं ग्रोसरी शॉप पे और वहां पे खाने की चीजें जो है शॉप करते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं, टू देयर अमेजमेंट, टू देयर सरप्राइज, वो क्या देखते हैं कि हर एक चीज जो है वो सेम कॉस्ट की है। यानी अगर आप एक पूरा डजन ऑफ बनानास लो, या फिर आप पूरा राइस की बोरी लो, सैक लो, या फिर आप घी लो, कुछ भी लो, हर एक चीज सेम कॉस्ट की है, और दैट इज वन डूडू। तो जो गुरु हैं, बीइंग अ वेरी वाइज पर्सन, वो इस चीज से भी अमेज्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड। बट डिसाइपल बड़े खुश हैं कि भाई मुझे जो है गुड एंड चीप फूड मिलेगा, अच्छा और सस्ता खाना मिलेगा, तो वो इस चीज से बड़े खुश हो जाते हैं। Now the guru analyzed that it was a kingdom of fools and ordered his disciple to leave the place। तो क्या होता है, गुरु और डिसाइपल जब खाना वगैरह खा लेते हैं, तो गुरु वॉज काइंड ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन। ये जो सेंट है वो हर एक चीज को एनालाइज कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, एंड ही केम टू अ कंक्लूजन एंड अ डिसीजन कि यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि ये किंगडम क्या है, फूल्स का किंगडम है। तो वो जो है डिसाइपल को भी बोल देते हैं कि भाई हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके, वी शुड लीव द प्लेस। The disciple did not leave with his guru as he was tempted by the cheap and good food. So the guru left the kingdom and disciple stayed there. Now what happened? The disciple was not ready to understand and agree the viewpoint of his guru, क्योंकि वो उस वक्त टेम्प्टेड फील कर रहे थे, वो अट्रैक्ट हो गए थे गुड एंड चीप फूड की तरफ। सो ही वाज लाइक कि ये ज्यादा मायने रखता है और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है कि किंगडम ऑफ फूल्स है एंड ऑल। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं यहीं स्टे करूंगा, बट गुरु जो है बीइंग अ वाइज पर्सन, वो बोलते हैं मैं नहीं रहने वाला हूं यहाँ पे, और वो डिसाइपल को छोड़कर चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ डिसाइपल का डिसीजन रहता है कि वो यहाँ पर रुकेंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज द डिसाइपल स्टेड बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये अब किंगडम ऑफ फूल्स में रहने का डिसीजन ले लेते हैं, स्टेड देयर। क्लियर? ऑलराइट। Every day he ate a lot of food, due to which he became fat
as fat as a huge bull. Now what happened? जब डिसाइपल डिसीजन ले लेते हैं यहाँ पर रहने के लिए, वो क्यों रहे यहाँ पर? बिकॉज उनको सस्ता और अच्छा खाना चाहिए था। तो एवरी डे वो अपनी मर्जी से बिल्कुल अच्छा सस्ता खाना खाते थे, राइस, घी, बनानास, व्हीट, एवरीथिंग यूज्ड टू ईट। और इतना खाना खाया उन्होंने कि वो बन गए एक स्ट्रीट स्टाइल बुल की जगह फैट। जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल बुल होते हैं, उनको हर कोई खाना खिला देता है तो धीरे धीरे वो फैट हो जाते हैं। सिमिलरली ये डिसाइपल आए तो बड़े थिन थे, बट वो क्या हो गए? ओबीज हो गए, फैट हो गए। One day a thief broke into the house. Now this is the third part of the story जो आपको ध्यान में रखनी है, the main story, जहाँ प्रूव होने वाला है किंग और मिनिस्टर्स क्या थे, बहुत बड़े फूल थे। क्लियर? तो क्या होता है, one day a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall and sneaked in. Now what happened? एक दिन एक रिच मर्चेंट का घर है, वहां पर एक थीफ, एक चोर जो है वो होल बनाते हैं वॉल में और वहां से एंटर कर जाते हैं घर में, बिकॉज वो चोरी करने गए थे। While he was moving out with the stolen items, the wall of the house collapsed on his head, killing him instantly. Now what happened? While he was, coming out of the house और वापस वो सारी चीजें जो लूट थी, जो भी stolen items थे, उसको लेकर बाहर ही जा रहे थे वो thief, तो वो जो वॉल है वो उनके ऊपर गिर जाती है एंड ही फाइनली लॉस्ट हिज लाइफ, वो वहीं पे मर जाते हैं। Brother of the thief went to the king for justice. Now seeing this and knowing or being aware of the fact कि king is a very big fool, even the complete kingdom, जो भी ministers हैं, बाकी जो भी advisors हैं, सभी के सब फूल हैं, तो ये जो thief का भाई था वो जाते हैं बड़ी ही smartly, बड़ी ही cunningly kingdom में और king को बोलते हैं we want justice, हमें न्याय चाहिए। He claimed that his brother was committing his ancient trade of that and during the wall of man's house fell on him and he died. Now यहाँ पे बहुत ही हंसी मजाक वाली बात है कि ये जो भाई हैं थीफ के, वो जाके क्या बोलते हैं कि मेरा भाई जो है, हमारा खानदानी जो काम है एंशिएंट ट्रेड है, और वो क्या है? चोरी करना। यानी इतनी प्राउडली वो बोल रहे भाई हमारा एंशिएंट ट्रेड है, तो वो परफॉर्म कर रहा था, वो चोरी कर रहा था। और उस वक्त इस रिच मर्चेंट की घर की वॉल जो इस पे गिर गई, तो वो तो अपना काम कर रहा था, बट वॉल गिर गई किसकी? रिच मर्चेंट के घर की। तो ही इज द वन जिसे आपको पनिशमेंट देनी चाहिए एंड यू शुड गेट अ कंपनसेशन। यानी कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ पैसे वगैरह लेकर दो ताकि हमारी फैमिली को जस्टिस मिले कि हमारा भाई जो है ही इज नो मोर। He asked the king to punish the merchant and get compensation for his family. तो इस तरीके से वो प्रूव करते हैं किंग को, भाई एंशिएंट ट्रेड कर रहे थे ऑफ थेफ्ट, सो ही शुड बी द वन हु शुड बी पनिश्ड बिकॉज मेरे भाई की डेथ हुई है, ही वाज एन इनोसेंट पर्सन। और किंग जो है वो इस चीज से अग्री भी कर जाते हैं बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं है, भाई है ही वो फूल, उनमें इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो इस चीज को एनालाइज कर पाए। सो दिस इज हाउ ही अग्रीज टू दिस पर्सन कि हाँ भाई तुम्हारा भाई जो है वो इनोसेंट था, ही लॉस्ट हिज लाइफ, सो दिस रिच मर्चेंट शुड बी मेड टू पनिश। क्लियर? ऑल राइट। As the king was foolish, he did not analyze the dead man was a criminal. तो क्योंकि वो फूल थे तो मेन क्रिमिनल, मेन कल्प्रिट कौन था यहाँ पे? वो था थीफ, जिसकी डेथ हो गई। तो ओवरऑल थिंग हो गया, ही गॉट द रिजल्ट ऑफ हिज सिंस, हिज रॉन्ग डूइंग्स। तो वो चीज नहीं समझे किंग, ही वाज लाइक कि नहीं भाई वो इनोसेंट पर्सन है, वो रियल कल्प्रिट कैसे हो सकता है? On the contrary, he tried all the people who were involved in the death of the thief, the rich merchant who was the owner of the house whose wall had broken. But on the opposite, on the contrary, हो क्या रहा था? ये particular king जो है वो सोच रहे थे कि गलती किसकी है? गलती है इस rich merchant की, जिसके घर की वॉल जो है thief के भाई thief पे गिरी है। तो वो thief तो भाई innocent person है, वो मर कैसे गया? क्राइम कैसे कमिट हुआ है? क्राइम कमिट हुआ है इस वॉल के गिरने से, और वो वॉल बिलोंग करती है रिच मर्चेंट के घर की। तो रिच मर्चेंट जो है ही इज द वन हु शुड बी पनिश्ड। Then the man who had built the wall, यानी ब्रिकलेयर। अब क्या होता है जब रिच मर्चेंट को बुलाते हैं, रिच मर्चेंट बोलते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, वॉल जिसने बनाई है उसकी गलती है, कि जो ब्रिकलेयर है उसने वॉल को प्रॉपरली बनाया नहीं होगा, अच्छे से मटेरियल यूज नहीं किया होगा, इसलिए वो स्ट्रांग नहीं थी और वो गिर गई, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अब किंग जो है ही इज अगेन अ फूल पर्सन, तो वो अगेन इस चीज के लिए बोल सकते हो कि उसे समझते हैं, अग्री करते हैं, एंड ही इज लाइक ठीक है ब्रिकलेयर को बुलाओ, उसकी गलती है। ब्रिकलेयर कौन होता है? जो वॉल्स बनाते हैं, ब्रिक को ले करते हैं। तो वो अब ब्रिकलेयर को बुलाते हैं। अब ये ब्रिकलेयर कौन था? वो था जिसने इनके फादर के टाइम, रिच मर्चेंट के फादर के टाइम पे ये वॉल बनाई थी, तो उनको बुलाया जाता है। देन दिस he told that he built a weak wall and the goldsmith because of whom the dancing girl had to move around in the street that day. Now what happens, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा because it's a summary. सो ये ब्रिकलेयर आते हैं, ब्रिकलेयर बोलते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरा फोकस नहीं था वॉल बनाने पे, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ? क्योंकि उस वक्त एक डांसिंग गर्ल जो है वो बार बार स्ट्रीट से आ रही जा रही थी, यानी कि वो बार बार आ रही थी फिर वापस जा रही थी। तो इस वजह से क्या हो रहा था, डांसिंग गर्ल ने एंकलेट पहना हुआ था, पायल पहनी हुई थी, और उसका जिंगलिंग साउंड जो है, उसके घुंघरू का साउंड जो है वो बार बार मुझे सुनाई दे रहा था, एंड दैट्स व्हाई मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया।
किंग जो है वो अगेन प्रूव करते हैं यहाँ पर कि वो बहुत बड़े फूल हैं और वो बोलते हैं सही बात है भाई, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन तो ब्रेक होगा, यू बीइंग अ यंग पर्सन, दैट गर्ल बीइंग अ ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल, उसके साउंड से तुम्हारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, तो तुम्हारी गलती नहीं है, बुला के लाओ भाई डांसिंग गर्ल को। नाउ द डांसिंग गर्ल एज शी हैड बिकम ओल्ड, तो वो ट्रेम्बलिंग यानी शिवर करते हुए कोर्ट में आती है। व्हेन वो डांसिंग गर्ल को बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से इसका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ है, सो यू शुड बी द वन बीइंग पनिश्ड, तो ये भी अपना दिमाग लगाती हैं और वो सोचती है कि भाई मैं क्या करूं, और 1 मिनट के बाद वो भी बोलती हैं कि ओ लॉर्ड इट्स नॉट माई मिस्टेक, मिस्टेक किसकी है, गोल्ड स्मिथ की, एक सुनार की, जिसको मैंने गोल्ड दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, और जब मैं उसके पास ज्वेलरी लेने गई तो वो मुझे डिले कर रहा था, बोल रहा था अभी बाद में आओ, थोड़ी देर बाद आओ, थोड़ी देर बाद बना के दे दूंगा, तो इस तरीके से बार बार मैं चेक करने जा रही थी ज्वेलरी को, सो इट इज द फॉल्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, जिसकी वजह से मुझे बार बार ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, स्ट्रीट पे वापस आना पड़ा, और इस वजह से वो जो साउंड था मेरे एंकलेट का, दैट ब्रोक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रिकलेयर। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है, गलती गोल्ड स्मिथ की है। अगेन किंग अग्री कर जाते हैं, ही इज लाइक हाँ भाई गलती तो गोल्ड स्मिथ की है, और फाइनली वो बोलते हैं कि गोल्ड स्मिथ को भी लेकर आओ, कहाँ, किंगडम में। Now जैसे ही गोल्ड स्मिथ आते हैं, he agrees that he had made many excuses and made the dancing girl visit his shop again and again। तो फाइनली मान लेते हैं हाँ भाई ये जो excuses हैं वो मैंने बिल्कुल बनाई थी, मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में ज्वेलरी दूंगा, किसको, इस डांसिंग गर्ल को, तो वो सच बोल रही है। तो किंग बोलते हैं ठीक है फिर तुम्हारी गलती है, बिकॉज ऑफ यू डांसिंग गर्ल जो है उसको बार बार आना जाना करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रिकलेयर ब्रोक एंड ही बिल्ट अ वेरी वीक वॉल एंड द थीफ लॉस्ट हिज लाइफ। तो इस तरीके से फाइनली वो क्या बोलते हैं, जो गोल्ड स्मिथ है ही इज द मेन कल्प्रिट। अब देखते हैं गोल्ड स्मिथ अपने आप को कैसा सही तरीके से प्रूव करते हैं। वो बोलते हैं बट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, यानी कि ये उसका फॉल्ट नहीं था, वो इट इज नॉट माई फॉल्ट। क्यों? He had an order from a rich merchant and they had a wedding at their place and were in a hurry to get their order, and that is why the dancing girl's work was getting delayed। तो गोल्ड स्मिथ बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, उनके घर में वेडिंग थी, और क्योंकि रिच पीपल जो हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, तो वो वेट ही नहीं कर रहे थे। ही वॉज लाइक कि हमें सबसे पहले चाहिए ज्वेलरी, तो मैं उनकी ज्वेलरी बना रहा था, इसीलिए मैं डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाया। तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, उस रिच मर्चेंट की। तो फाइनली किंग बोलते हैं ओके ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ दैट रिच मर्चेंट, हु इज दैट वन जिसकी वजह से ये सब कुछ चीजें हुई। So the goldsmith said that the merchant was the same merchant whose house wall had fallen down। Finally वो उसी का नाम बताते हैं जिसके घर की दीवार गिर गई थी, यानी सबसे पहले जो रिच मर्चेंट की बात हुई है वही था वो जिसके घर में शादी थी और जिनकी वजह से ये जो ज्वेलरी है वो डिले हुई थी बनना। Now the merchant said that he was not the one who had ordered the jewelry, but it was his father। Now the rich merchant was of the view that मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे जो फादर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, so it was not my fault कि मैंने बोला हो ज्वेलरी मुझे बना के दो, और मेरे फादर जो हैं he is no more in this world, यानी कि he is dead, तो उनकी गलती थी, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। His father was dead and it was none of his fault। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, हाँ गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि जिसकी गलती थी वो तो अब है ही नहीं, so he finally has lost the life, he has finally left the world, so now we cannot punish anyone। but जो king है, he being a very intelligent, right, sarcastically I am saying this, he being a fool, वो क्या बोलते हैं, finally the king decided that the merchant's father was the real culprit, and because of that he says as he was dead and his son had inherited all his property, so he would also get punished in place of his father। तो ये क्या बोलता है किंग, भाई क्योंकि तुम अपने पापा से तुमने सब चीजें इनहेरिट की हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, द रिचेस, सो सेम वे में तुम अपने फादर के सिंस और रॉन्ग डूइंग्स को भी इनहेरिट कर रहे हो, तो उन्होंने जो गलती करी है भाई उसका जो रिजल्ट है वो तुम ही को देखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ किंग केम टू एन कंक्लूजन दैट द रिच मर्चेंट शुड बी द वन जिसको पनिश करना चाहिए। A new stake was ordered to proceed with the execution। अब क्या होता है, एक स्टेक बनवाई जाती है, नुकीली, एक पूरा बोल सकते हो एक स्लोप होता है, एक पोल होता है, और उसको नुकीला बनाया जाता है थोड़ा सा, ताकि उसमें बॉडी को लटका देते हैं एंड द पर्सन डाइज, उसे कहते हो स्टेक। तो फाइनली ये जो किंग है बोलते हैं कि कौन है कल्प्रिट, कल्प्रिट है ये किंग, तो इसके लिए नई स्टेक बनवाओ। न्यू स्टेक बनवाई जाती है, जब तक वो स्टेक शार्प की जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द किलिंग ऑफ द क्रिमिनल, बट व्हेन द स्टेक वाज रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तो फाइनली क्या होता है, जैसे ही ये स्टेक को देखते हैं मिनिस्टर और फाइनल डिसीजन आ गया भाई इस रिच मर्चेंट को ही हम पनिशमेंट देंगे, तो मिनिस्टर जो है वो अपना दिमाग यूज करते हैं जो कि उनके पास है ही नहीं, और वो क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेक के लिए ये रिच मर्चेंट थोड़ा पतला इंसान है, सो वी वांट अ पर्सन हु इज फैट इनफ, और वो स्टेक को डिजर्व करता है।
मतलब कोई मतलब नहीं है किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है क्या मेन डिसीजन कि उस स्टेक के लिए कोई मोटा आदमी चाहिए. So the king ordered to search for a fat man to fit the stake. तो वो order दे देते हैं king, go and find a person who is very fat and who is fit for the stake. Now the king's men searched the entire kingdom and found the disciple as an ideal fit for the stake. But as he was innocent, he pleaded with the king not to punish him. तो finally क्या होता है, वही disciple जिसके गुरु ने बोला भी था भाई this is a kingdom of fools, तुम्हें कभी नहीं पता वो किस decision पे आ जाए, क्या next चीज करे, next step लें जिसकी वजह से तुम भी trouble में आ सकते हो. But वो disciple किस चीज से खुश हो गए थे, वो छोटे से temptation से, वो था खाना. एंड वही खा खा के वो इतने मोटे हो गए थे कि इनके जो सर्वेंट्स हैं किंग के, दे फाउंड दिस डिसाइपल ओनली एज द परफेक्ट फिट, एज एन आइडियल फिट फॉर द स्टेक, और वो उसको किंगडम में ले आते हैं. एंड किंग से ये जो डिसाइपल है वो प्लीड करता है, वो बेग करता है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, व्हाई द हेल यू वांट मी टू डाई. तो वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं. लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है फाइनली. So waiting for his execution, the disciple then remembered his guru's words and requested him to help him. तो king का final decision होता है भाई हम नहीं जानते, हमें कोई fat person चाहिए था and you are the perfect fit. तो जब ये अपनी execution के लिए wait कर रहे हैं तो disciple याद करते हैं अपने गुरु को और उनके words को और request कर रहे होते हैं, pray कर रहे होते हैं कि let's please गुरु जी आप आ जाइए मुझे बचाने के लिए. अब जो गुरु थे, he was blessed with magical powers. He could see disciples' condition in his vision. So he was the one जो blessed थे, wisdom था उनके पास, और उन्होंने तब मेडिटेशन किया था कि उनके पास मैजिकल पास्ट थे कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब देख सकते हैं. तो वो देख पा रहे थे किसकी कंडीशन, अपनी डिसाइपल की कंडीशन. एंड ही अराइव्ड इन द किंगडम, और इसीलिए वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए किंगडम में पहुंच जाते हैं. ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसाइपल्स ईयर्स. तो सबसे पहले वो जाते हैं डिसाइपल से मिलने, उसको चिल्लाते हैं, स्कोल्ड्स हिम, एंड फाइनली कुछ चीजें विस्पर करते हैं, यानी जो प्लान है किस तरीके से वो इसको बचाने वाले हैं. Then he tried to trap the king in his words and asked him who is greater, guru or the disciple. तो गुरु जाते हैं किंग के पास, पता है किंग फूल है, तो उसको एक स्टोरी में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं आप बताइए आपके हिसाब से कौन बेटर है, गुरु बेटर होता है या डिसाइपल बेटर होता है. तो किंग बोलते हैं ऑफ कोर्स गुरु. कौन बेटर होता है, गुरु बेटर होता है. So then Guru requested the king to punish him first instead of his disciple. तो ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं किंग से कि भाई आपके हिसाब से मैं बेटर हूँ तो मुझे पहले ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए. I should be the one who should die first and then the disciple. However, when the disciple heard, he requested the king to put the stake on him as he was brought there for execution first. तो जैसे ही ये डिसाइपल देखता है कि मेरे किंग ने प्लान मेरे गुरु ने ये जो प्लान है, जो स्टोरी, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है और वो रिक्वेस्ट करते हैं मुझे पहले मारो, तो डिसाइपल इस प्लान को और आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वहां चले जाते हैं. एंड ही रिक्वेस्ट कि नहीं भाई मुझे पहले आप मारो बिकॉज मुझे पहले यहाँ लेकर आए हो, तो गुरु को मत मारो. तो इस तरीके से ये लोग लड़ने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि आई शुड डाई फर्स्ट और आई शुड डाई फर्स्ट. अब ये चीज देखकर ऑब्वियसली किंग क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई कोई क्यों मरना चाहेगा खुद से कि पहले मुझे मारो या पहले मुझे मारो. So the king was puzzled. He was confused to see this and asked the guru the reason why they want to die. Now the guru told him that the stake which they would use to kill the disciple was the stake of justice. अब क्या होता है ना, ये गुरु से पूछते हैं कि मुझे पहले बताओ रीजन क्या है. तो गुरु बहुत ही चालाकी से बोलते हैं फर्स्ट यू प्रॉमिस मी कि आप मुझे पहले मारेंगे अगर मैं आपको डिसीजन सुनाऊंगा या आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, रीजन सुनाऊंगा. किंग बोलते हैं ठीक है, आई गिव यू द वर्ड, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा बट मुझे पहले रीजन बताओ. तो गुरु जो है धीरे से किंग को साइड में लेके जाते हैं और उसको बताते हैं कि आप जो ये स्टेक लेकर आए हैं, आपने नया का नया जो स्टेक बनवाया है टू किल द पर्सन, वो है स्टेक ऑफ जस्टिस, क्योंकि उस पे कभी किसी और की जो है डेथ नहीं हुई है. ऑल्सो हमने बहुत सारी सिटीज देखी बट आपके जैसा किंगडम, आपके जैसा किंग हमने कहीं नहीं देखा है. और ये स्टोरी फिर वो बताते हैं whoever would die on the stake first would be reborn as the future king of that kingdom and the one who died next would become the minister of the kingdom. तो वो बोलते हैं कि जो भी सबसे पहले स्टेक पे मरेगा वो अगला राजा बन जाएगा और जो सेकंड नंबर पे इस स्टेक पे मरेगा वो अगला मिनिस्टर बन जाएगा इस किंगडम का. The person who would die first and the second one both will be reborn as the king and the minister of the same kingdom. अब ये जो स्टोरी है वो सुनाते हैं किसको, इस किंग को. अब कोई भी किंग नहीं सुन पाएगा ये चीज कि उसकी जगह कोई और जो है किंग बनने वाला है. तो इस वजह से क्या होता है, दिस किंग जो है वो बहुत ज्यादा डीप थॉट में आ जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं इस जाल में. So he did not want that in the next life his kingdom be snatched away from him. The king did not wanted this कि भाई मेरी जगह पे और कोई बन जाए क्या राजा.
So he discussed this with his minister. So he decided that they should go on the stake to continue being the king and the minister in the next life. Now अब ये डिस्कस भी किससे करते हैं? Another fool से, that is the minister, कि भाई हम लोग को सबसे पहले जाके स्टेक पे जो है चढ़ जाना चाहिए, बिकॉज अगर हम मरेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? किंग एंड द मिनिस्टर, यानी हम सेम रहेंगे जिस तरीके से अभी हम किंग और मिनिस्टर हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई और हमारे किंगडम को हमसे स्नैच कर दे. एंड ऑल्सो वो बोलते हैं कि भाई कोई भी एक गुरु या सेंट जो है, होली मैन जो है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो डेफिनेटली वो सही बोल रहा है. यानी ये एनालाइज भी नहीं कर पाए कि कैसे किसी को पता है कि कोई रीबॉर्न होगा एज अ किंग एंड मिनिस्टर, बट दे वर समवन जो कि फूल्स थे. सो दे अग्रीड टू दिस एंड फाइनली डिसीजन लेते हैं कि हम ही स्टेक पे जो है सबसे पहले मरने वाले हैं. क्लियर? The king told his executioners that he would send the criminals at night. तो फाइनली ये बोल देते हैं ठीक है, हम क्रिमिनल्स को रात को भेजेंगे, क्योंकि पता नहीं चले ना कि फाइनली कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि दिन में तो सबको दिख जाता कि वो गुरु और डिसाइपल नहीं बल्कि किंग और मिनिस्टर हैं. फर्स्टली दे शुड एग्जीक्यूट द पर्सन हु केम फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द सेकंड पर्सन. और वो ऑर्डर देते हैं सर्वेंट्स को कि जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना, एंड जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको सेकंड एग्जीक्यूट करना, ताकि वो किंग और मिनिस्टर वाला जो रीबॉर्न का फैक्टर है वो मेंटेन्ड रहे. दे शुड बी केयरफुल एंड नॉट मेक एनी मिस्टेक. और भाई गलती मत करना, नहीं तो क्या होगा? मिनिस्टर किंग बन जाएगा, किंग मिनिस्टर बन जाएगा. सो दे बीइंग फुलिश पीपल, वो अपने सर्वेंट्स को भी समझा देते हैं, एग्जीक्यूशनर्स को समझा देते हैं दैट जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करो, जो सेकंड आएगा उसको सेकंड एग्जीक्यूट करो. दैट नाइट दे सीक्रेटली वेंट टू द प्रिजन, सेट फ्री द गुरु along with his disciple and disguised themselves as the guru and his disciple and were executed on the stake. क्या होता है? उस दिन जाते हैं प्रिजन में, उस गुरु और डिसाइपल को वापस भेज देते हैं, खुद डिस्गाइज यानी खुद अपने आप को वैसे गेटअप में चेंज करते हैं जैसे कि गुरु और डिसाइपल थे, और फिर खुद चले जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए. एंड फाइनली जो किंग एंड मिनिस्टर हैं, दे डाई. When the people of the kingdom saw that the king along with his minister were executed, they made the guru and his disciple as their king and minister respectively. Now what happens? जैसे ही अगले दिन ये बॉडीज को वल्चर और क्रो को खिलाने के लिए फेंक दिया जाता है, पूरा किंगडम बहुत ज्यादा baffled है, amazed है, puzzled है to see this कि जो एक्चुअल बॉडीज होनी चाहिए थी गुरु और डिसाइपल की, वो किसकी बॉडीज हैं? वो है डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. तो सब बड़े टेंशन में आ जाते हैं, भाई इस किंगडम को एक राजा की जरूरत है, एक मिनिस्टर की जरूरत है, तो अब किसको बनाए एंड ऑल. तो सब डिसाइड करते हैं कि हम उस गुरु और डिसाइपल से ही बात करते हैं. जाते हैं, उनको बोलते हैं, डिसाइपल तो बहुत जल्दी अग्री कर जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा. बट गुरु थोड़ा टाइम लेते हैं और एक कंडीशन रखते हैं कि सारे रूल्स जो है मैं चेंज करूंगा और फिर ही मैं ये किंग बनूंगा. सब डिसाइड करते हैं ठीक है, वी अग्री टू दिस, वी वुड वेरी वेल वेलकम द डिसीजन, और आप जो है किंग बन जाइए. तो फाइनली गुरु जो है वो क्या बन जाते हैं? किंग बन जाते हैं. एंड ही चेंजेस ऑल द ऑड लॉज, ऑल द ऑड कंडीशंस. क्लियर? ऑल राइट. Although the guru was hesitant initially, he finally gave in and reversed the rules of the kingdom, and the people began leading a normal life like other kingdoms. तो जैसे बाकी किंगडम में डे को डे ही माना जाता है, नाइट को नाइट ही माना जाता है, सारे जो काम है, कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड, ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो डे में होती है, तो ये भी अब डे में करते हैं. एंड एवरीबडी टेक्स रेस्ट एंड स्लीप्स एट नाइट. तो ये किंगडम भी अब इन रूल्स को ही फॉलो कर रहा था. तो ओवरऑल इस तरीके से किंगडम को क्या मिल जाते हैं? एक इंटेलिजेंट किंग और एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर मिल जाता है, नॉट अ फूलिश किंग एंड अ मिनिस्टर. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the topic, that is the summary of the chapter in the kingdom of fools. थोड़ी सी डिटेलिंग थी समरी में, बट अगर ओवरऑल इसको पढ़ लेते हो तो बाद में आपको स्टोरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई होप आपको समझ आ गया है क्यों टाइटल दिया है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. सिखाया क्या है आपको? बहुत सी चीजें. नंबर 1 कि फूलिश पीपल कैन डू एनीथिंग, दे कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि उनको थोड़ी ना समझ आ रहा है कि किस चीज की कितनी लिमिटेशन है, क्या एक थिन लाइन है. सो दे कैन डू एनीथिंग. नंबर 2, एक फूलिश पीपल के साथ या फूलिश पर्सन के साथ सॉरी एक वाइज पर्सन ही डील कर सकता है. वी रिक्वायर अ वाइज इंटेलिजेंट पर्सन टू डील विद द फूलिश पर्सन. द सेम वे द गुरु अ वाइज पर्सन डेल्ट विद द फूलिश किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम. एंड द थर्ड थिंग इज नेवर गेट टेम्प्टेड बाय थिंग्स, बिकॉज अगर आप किसी चीज की लालच में आ जाते हो, अल्टीमेटली थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है, सब चीजें फ्री की मिल रही हो या सस्ती मिल रही हो या अपने टेम्पटेशंस पूरे हो रहे हो, बट एट द एंड क्या होता है? यू हैव टू सफर बिकॉज ऑफ दैट, यू हैव टू गेट इन ट्रबल. और यही चीज होती है डिसाइपल के साथ. सो इफ सम wise person gives you a decision, think about it, analyze it, do not get tempted, and this is the way you should lead your life. So ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाता है. So I hope आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं. ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है
from kindergarten till class 12th, you can definitely visit Magnet Brains channel because there you get 100% free online school education. So I hope आपको कोई भी doubts हो related to any subject, you can definitely go and check out the respective videos and get your doubts cleared beautifully. चलिए मिलते हैं in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस topic की notes की link जो है वो आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.